नमस्कार बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर के कवि नागार्जुन जी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कविता जो हमारे सिलेबस में है उसका अध्ययन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने नागार्जुन के अलावा महादेवी वर्मा जी को करवा दिया, हरिवंश राय बच्चन जी को करवा दिया, उसके अलावा अपने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में आपको बताया, अनेक अन्य कवियों के बारे में बताया, उनकी कविताएं कराई। आज हम नागार्जुन जी के बारे में पढ़ेंगे। नागार्जुन जी का जन्म 1910 ईस्वी में और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। हिंदी व मैथिली भाषा में काव्य रचना करने वाले महत्वपूर्ण कवि, ऐसे कवि जो दो भाषाओं में, हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था, चाहे वो हिंदी हो या मैथिली हो, दोनों भाषाओं में काव्य रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। आधुनिक युग की जनवादी चेतना के प्रमुख कवि, मतलब ये ऐसे कवि थे जो साधारण मनुष्य के अधिक नजदीक थे, क्योंकि इनके साहित्य में साधारण भाषा का प्रयोग किया गया। साधारण मनुष्यों की साधारण समस्याओं को इन्होंने अपने काव्य में उठाया। स्वतंत्रता के बाद के जो युग है उसका वर्णन इनकी कविताओं में अधिकतर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास भी इन्होंने लिखे, जो हमारे चारों तरफ, जिस प्रकार हम प्रेमचंद जी का नाम कैसे जानते हैं कि वो समसामयिक विषयों पर निबंध लिखा करते थे, उपन्यास लिखा करते थे, कहानी लिखा करते थे। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी के जो निबंध, काव्य या साहित्य के जो विषय होते थे वो साधारण जनता, साधारण समाज में से उठाए हुए होते थे। ठीक इसी तरह से नागार्जुन जी ने ग्रामीण जीवन में अनेक जो समस्याएं आती हैं, स्त्रियों की कोई समस्या हो, पर्दा प्रथा की कोई समस्या हो, या बालिका शिक्षा की कोई समस्या हो, तो इस तरह की अनेक ऐसी समस्याएं जो उस समय मौजूद थी, उस पर उपन्यास किसने लिखे? नागार्जुन जी ने। भाषा में ये इनकी भाषा जो थी, साहित्य की जो भाषा थी, इनके काव्य की जो भाषा थी, वो लोक भाषा के निकट थी, साधारण बोलचाल की भाषा के निकट थी। आपातकाल में कवि ऐसी भी परिस्थितियां, ये राजनीतिक रूप से भी सचेत कवि के रूप में जाने जाते हैं। और एक समय ऐसे भी आया जब आपातकाल की ऐसी स्थिति आई जब इन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी क्या की आलोचना की, क्योंकि ये जो भी राजनीति में महसूस करते थे, जो भी तब चल रहा था उस समय के वातावरण में, वो इनके साहित्य में नजर आता था। यदि हम साधारण रूप से अभिधा की बात करें तो अभिधा क्या होता है? शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट को, लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब अभिधा क्या होता है? सीधी बात सीधे तरीके से लिखी हो, सीधे तरीके से समझ आए, उसको अभिधा कहा जाता है। लक्षणा क्या होता है? जिसमें लक्षणों से युक्त हो, जिसको लक्षणों के आधार पर हम समझे। व्यंजना क्या होता है? जिसका हमको तीसरा अर्थ निकाले, ना पहले अर्थ से निकलेगी ना दूसरे अर्थ से निकलेगी, बल्कि तीसरे अर्थ से जब कविता का अर्थ स्पष्ट होता है तब व्यंजना हो। लेकिन हम कहा जाता है सबसे सीधी और सरल कविता किस में मानी जाती है? अभिधा की मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सबसे सीधी और सरल कविता या साहित्य सबसे अधिक सरल किसमें माना जाता है? अभिधा में माना जाता है। लेकिन अभिधा में लिखी कविताएं कितनी सशक्त होती हैं, ये नागार्जुन की कविता में इसका प्रमाण मिल जाता है। अभिधा में लिखी कविताएं कितनी सशक्त होती हैं, कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, इसका प्रमाण किसमें मिल जाता है? नागार्जुन की कविताओं को देखने से मिल जाता है। नागार्जुन का हमारे हिंदी साहित्य जगत को बहुत बड़ी ये देन है कि इन्होंने अभिधा जैसी साधारण शब्द शक्ति, सिंपल शब्द शक्ति, सरल शब्द शक्ति के प्रयोग के द्वारा ऐसी ऐसी व्यंजनाएं की, ऐसा साहित्य रचा जिससे कि हम ये नहीं कह सकते कि अभिधा में लिखा जो काव्य है वो सरल काव्य है या साधारण काव्य है। अभिधा के माध्यम से भी इन्होंने गूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण किया और ऐसा हिंदी साहित्य में ऐसी कविताओं की रचना करके इन्होंने अमिट छाप छोड़ी। इनका लिखे प्रबंध काव्य में भस्मांकुर नामक प्रबंध काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ और इनके काव्य संग्रह युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और खिचड़ी विप्लव देखा हमने। कौन कौन से है काव्य संग्रह? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये 3 इनके काव्य संग्रह है। और प्रबंध काव्य इनका कौन सा है? भस्मांकुर। ये आपको याद रखना होगा, जब 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं कि नागार्जुन जी के प्रबंध काव्य का नाम क्या? भस्मांकुर।
कवि का प्रबंध कहा गया है, इस तरह के प्रश्न और युग धारा संबंधी पक्षों वाली खिचड़ी विप्लव देखा हमने आदि इनके काव्य संग्रह हैं। तो इनकी हमारे सिलेबस में जो जुड़ी हुई कविता है वो है उनको प्रणाम। तो कवि प्रणाम कर रहा है किसी को, किसको प्रणाम कर रहा है? कवि का मोटिव यहाँ जो सफल और जो शक्तिशाली लोग हैं उनको प्रणाम करना नहीं है। कवि साधारणता से जुड़े हुए हैं, सरलता से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो कवि कह रहा है जो मेहनत करके अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, अपनी उपलब्धि को प्राप्त करता है, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा जो उस सफलता के मार्ग पर चलते चलते पीछे छूट गए, जो हार गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी प्रयास किए थे, वो भी वहां तक पहुंचने की क्या रखते थे, मंशा रखते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ठीक है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। सरल सरल शब्दावली और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए नागार्जुन जी ने कहा जो काम पूर्ण नहीं हो सके, जो काम बीच में रह गए, उनको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ कुंठित हो, कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त नीर हुए, उनको प्रणाम। तो इसमें बताया गया है कि जो कुछ अनेक ऐसे हमारे जीवन में काम होते हैं जिनको हम पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन जो पूर्ण नहीं हो सके, उन कामों को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ कुंठित हो, कुछ लक्ष्यभ्रष्ट, कुछ ऐसे काम थे जो कुंठित हुए, निराश हो गए, और कुछ उसमें से क्या हो गए, लोग लक्ष्य से भटक गए, भ्रष्ट होना, भटक गए। कुछ तो निराश हो गए और कुछ लक्ष्य से भटक गए। और ऐसे वीर जिनके मंत्रों से अभिभूत किए हुए जो तीर थे वो युद्ध की समाप्ति से पहले ही खाली हो गए, रिक्त होना, खाली होना। कुछ ऐसे भी कुछ वीर थे जिनके तीर अभिमंत्रित किए हुए थे, मंत्रों से पूजे हुए थे, मंत्रों से जादुई मतलब अभिमंत्रित किए हुए थे, जादू से युक्त थे। ऐसे तीरों वाले वीर जिनकी युद्ध की समाप्ति से पहले ही जिनके तीर क्या हो गए, खाली हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मतलब उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन युद्ध करते करते जब सामने शत्रु था और उनके तीर खाली हो गए, उनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई, मैं उनको भी क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन ही मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। उदधि क्या होता है, समुद्र, निराकार विलीन। ठीक है, नैया नाव कि कुछ लोग ऐसे थे जो छोटी सी नाव, जीवन रूपी नाव को लेकर समुद्र रूपी, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए उतरे। कुछ लोग ऐसे थे जो जीवन रूपी छोटी सी नाव को लेकर, नैया होती है नाव, जीवन रूपी छोटी सी नैया को लेकर संसार रूपी समुद्र को क्या करने के लिए निकले, पार करने के लिए उतरे। उनकी कुछ अभिलाषाएं, कुछ इच्छाएं मन में ही रह गई और वे उस सागर को पार नहीं कर पाए, उस संसार रूपी सागर से उतर नहीं हो पाए और उसमें ही विलीन हो गए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो लोग जीवन रूपी छोटी सी नाव लेकर संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए निकले और मन ही मन में उन्होंने क्या की, उनकी कुछ अभिलाषाएं मन में रह गई और वे स्वयं उसी सागर में विलीन हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। आगे कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ लोग रास्ते से डरकर मुड़कर वापस आ जाते हैं। उन सबका वर्णन किया है। जो उच्च शिखर, ऊंची चोटी, शिखर होता है चोटी, उच्च मतलब ऊंची, ऊंची चोटी, नव नव नया नया, हिम समाधि बर्फ की समाधि मतलब बर्फ में विलीन हो गए। अब देखिए कि कुछ लोग ऐसे थे जो ऊंची चोटी की ओर बढ़े, ठीक है, हिमालय पर्वत या कोई भी पर्वत उसकी ऊंची चोटी की ओर बढ़े और रह रहकर नए नए उत्साह से बढ़कर आगे बढ़े।
क्या कर ली, रास्ते के बीच में ही बर्फ का तूफान आया, उसमें वो दब गए और बर्फ की समाधि ले ली और उनको क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनको भी प्रणाम करता हूँ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस रास्ते की कठिनाइयों को नहीं पार कर रहे और बिना सफल हुए नीचे उतर आए, उनको भी मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो ऊंची चोटी की ओर नया नया उत्साह भरकर आगे बढ़े, उनको प्रणाम। कुछ ने उनमें से जो बर्फीला तूफान आया उसमें बर्फ की समाधि ले ली, उनको भी प्रणाम। और कुछ उसमें से असफल हो गए और पूर्ण ऊपर नहीं पहुंच पाए और फिर से नीचे उतर आए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके कहने का मतलब है जो सफल है उसको तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन जिसने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत की, परिश्रम किया, जो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उतनी ही मेहनत कर रहा था जितना वो सफल व्यक्ति कर रहा था, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। एकाकी और अकिंचन हो जो भूप्रकृणा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। आगे कवि कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अकेले और अकिंचन होता है, बेसहारा, जिसको कोई सहारा ना हो, ठीक है। कुछ लोग जो अकेले और बेसहारा होकर, भू होता है पृथ्वी, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। कुछ लोग एकाकी होते हैं, अकेले और बेसहारा होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल गए, हो गए पंगु प्रतिपद इतने, और चलते चलते वो क्या हो गए, अपाहिज हो गए। एक पैर से उनको चलना नहीं हो पाया, उनका एक पैर टूट गया या वो एक पैर से रहित हो गए। तो ऐसे जो बिना पैर के अपाहिज होकर प्रत्येक पद फिर भी चलते रहे, वो उसके साथ किसके भाव चले, कभी न दिखाई देने वाले भाग्य के दाव भी चलते रहे, मतलब उसको किस्मत ने भी बहुत ठोकरें लगाई। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर से सुने, जो लोग अकेले और बेसहारा इस पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े और रास्ते में वो अपाहिज हो गए, फिर भी प्रत्येक पद आगे बढ़ाते रहे, इतने पर भी वो अपाहिज हो गए, फिर भी भाग्य के दाव, बिना दिखाई देने वाले अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देते, ऐसे दाव अर्थात उनको भाग्य ने भी चोट दी, ऐसे लोगों को भी मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो आज हमने नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में, नागार्जुन जी की कविता उनको प्रणाम के 2 पद्यों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।